बीरबल और आलसी नौकर। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा प्रतिभाओं से भरा रहता था। वहां के एक प्रमुख सदस्य थे बीरबल। अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और न्यायप्रियता के कारण बीरबल बादशाह के सबसे प्रिय सलाहकार बन चुके थे। इसी दरबार में एक दिन एक नई मुसीबत ने दस्तक दी। महल का एक नया नौकर, नाम था रामू, जिसकी आदतें सभी को हैरान कर रही थी। एक दिन अकबर ने रसोई में गड़बड़ी की शिकायत सुनी। भोजन देर से बन रहा था, सफाई में लापरवाही थी, और सबसे बड़ी बात, जब भी किसी नौकर से पूछो, हर गलती का एक ही नाम सामने आता, रामू। रामू हाल ही में एक दूर के गांव से आया था। चेहरे से भोला भाला, लेकिन बेहद सुस्त। कोई काम समय पर नहीं करता, बहाने बनाता, कभी बीमार तो कभी थका हुआ होने का बहाना करता। बीरबल को यह सब सुनकर जिज्ञासा हुई। उन्होंने सोचा, कोई व्यक्ति इतना आलसी क्यों होगा, या फिर इस सुस्ती के पीछे कोई चाल है? बीरबल ने रामू पर नजर रखने का निर्णय लिया। उन्होंने एक गुप्त सेवक को रामू का अनुसरण करने का आदेश दिया। 3 दिन बाद गुप्त सेवक ने रिपोर्ट दी। रामू दिन में काफी आलसी दिखता है, लेकिन रात के समय अक्सर महल के पिछले हिस्से में घूमते पाया जाता है। कभी किसी बंद कमरे में जाता है, कभी चुपचाप महल से बाहर निकलता है और फिर 1 घंटे बाद लौट आता है। बीरबल के मन में एक विचार कौंधा, क्या रामू कोई गुप्तचर है, या वो महल से कुछ चुरा रहा है? बीरबल ने बिना किसी को बताए एक योजना बनाई। उन्होंने रामू को महल के खजाने वाले कक्ष में सफाई के काम पर लगा दिया और वही एक अनोखा जाल बिछाया। उन्होंने सोने की एक छोटी मूर्ति को खजाने के कोने में छिपा दिया और उसके पास एक महीन धागे से जुड़ा घंटी तंत्र लगाया। जैसे ही कोई मूर्ति को उठाता, बीरबल के कमरे में एक छोटी घंटी बज जाती। तीसरी रात बीरबल की घंटी बजी। वो चुपचाप उठे, बिना किसी को बताए खजाने की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, खजाने का दरवाजा खुला था। पर जो दृश्य उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। रामू अकेला नहीं था, उसके साथ 2 और व्यक्ति थे। एक व्यापारी जैसा दिखने वाला आदमी और एक सैनिक के वस्त्रों में छिपा व्यक्ति। वे तीनों धीरे धीरे मूर्ति को उठाकर एक थैले में रख रहे थे। बीरबल ने तुरंत उन्हें घेर लिया। बीरबल को देखकर रामू चौंका, लेकिन घबराया नहीं। उसने एक धीमी मुस्कान के साथ कहा, आप बहुत चालाक है बीरबल जी, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो आप सोच रहे हैं वो पूरी तरह सच नहीं है। बीरबल ने तलवार निकालते हुए पूछा, तो फिर सच्चाई क्या है? रामू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं जो कर रहा हूं वो मेरे राज की रक्षा के लिए है। मैं उस देश का आदमी नहीं जो आप सोच रहे हैं। मैं किसी शत्रु राज्य का गुप्तचर नहीं, बल्कि एक और अधिक खतरनाक रहस्य का प्रहरी हूं। बीरबल थोड़ा असमंजस में थे। उन्होंने पूछा, और ये दोनों कौन है तुम्हारे साथ? रामू बोला, ये दोनों मेरे ही साथी हैं, जिनके साथ मिलकर मैं कई वर्षों से एक काम कर रहा हूं। और वो काम इस महल की रक्षा करना है, खुद उसके अंदर छिपे खतरों से। अब बीरबल को संदेह हुआ कि शायद मामला वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। उन्होंने तीनों को बंदी बनवा दिया, लेकिन रामू ने कहा, मुझे एक मौका दीजिए सब बताने का, पर उसके लिए आपको कल रात उसी खजाने वाले कक्ष में अकेले आना होगा। बीरबल ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ में एक गुप्त योजना भी बनाई। अगली रात बीरबल अकेले खजाने वाले कक्ष में पहुंचे। रामू पहले से वहां मौजूद था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। उसने बीरबल को दिखाया, ये किताब दरअसल राजवंश की पुरानी सुरक्षा प्रणाली की चाबी है। इस महल के नीचे एक और तहखाना है जहां। अचानक बीरबल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। किसी ने पीछे से उन पर वार किया था। जब बीरबल की आंखें खुली, वो एक अंधेरे तहखाने में थे। सामने रामू खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी। माफ कीजिए बीरबल जी, पर यह सब आपको बताना जरूरी था, इस खतरे से पहले कि वो आपको निगल जाए। अब आप ही तय करेंगे, सच उजागर करें
या सब छुपा दें। कहते कहते रामू ने दीवार के पीछे एक गुप्त दरवाजा खोला। वहां से एक हल्की रोशनी झांक रही थी और किसी की परछाई भी। बीरबल का सिर अब भी थोड़ा चकरा रहा था। उनके सिर पर मारा गया वार गहरा नहीं था, पर चेतना को अस्थायी रूप से डगमगा गया था। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने रामू खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में डर, आत्मविश्वास और गहराई का अजीब मिश्रण था। बीरबल बोले, तुम्हें अगर मुझसे बात करनी थी तो मुझ पर हमला क्यों किया? रामू ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि आप अकेले यहां नहीं आए थे। आपके पीछे 2 और लोग थे। अगर मैं आपको बचाता तो मेरा असली उद्देश्य उजागर हो जाता। आपने कभी सोचा है, बीरबल जी, इस महल की नींव कितनी पुरानी है? बीरबल सतर्क हो गए। उन्होंने चारों ओर देखा। वे अब एक गुप्त सुरंग में थे। दीवारों पर प्राचीन चिन्ह उकेरे थे और हवा में सीलन, धूल और लोहे की मिलीजुली गंध थी। रामू उन्हें एक पुरानी सीढ़ी की ओर ले गया जो नीचे की ओर जा रही थी। ये सीढ़ियां राजवंश के पहले राजा ने खुद बनवाई थी। यहां उन दस्तावेजों और वस्तुओं को छुपाया गया जो दुश्मनों के लिए बेहद कीमती और खतरनाक है। रामू ने बताया। सीढ़ियां लगभग 100 सीढ़ियां नीचे जाती थी। बीरबल को ऐसा लग रहा था मानो वो इतिहास के किसी जीवित अंग में प्रवेश कर रहे हों। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा एक विशाल कक्ष। बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का संदूक था। उसके चारों ओर लोहे की जंजीरें और दीवारों पर पुराने हथियार टंगे हुए थे। रामू ने इशारा किया, इस संदूक में है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप अकबर बादशाह से सवाल पूछने लगेंगे। बीरबल की आंखें संकुचित हो गई। क्या तुम मुझे भटका रहे हो रामू? या ये सच में कुछ बड़ा है? रामू ने धीरे से ताला खोला। संदूक के अंदर कुछ हस्तलिखित कागज थे, मोहरें और एक भारी धातु की प्लेट। सबसे ऊपर रखी एक किताब थी। उस पर लिखा था, राजवंश के पहले उत्तराधिकारी की अंतिम गवाही। बीरबल ने पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, यह राज्य जिस न्याय और धर्म के नाम पर खड़ा हुआ वो झूठ पर आधारित था। पहले राजा ने अपने ही भाई की हत्या कर राजगद्दी हथियाई। उस हत्या का गवाह सिर्फ एक व्यक्ति था, महल का सेवक, जिसका वंशज आज भी इस रहस्य की रक्षा कर रहा है। बीरबल चौंक गए। तुम वो सेवक वंश के उत्तराधिकारी हो? उन्होंने पूछा। रामू ने सिर झुका लिया। बीरबल को अब दुविधा हो रही थी। यदि ये सब सच है तो अकबर को बताना एक नई जंग को न्योता देना होगा, लेकिन अगर ये झूठ है तो रामू महल की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। बीरबल ने पूछा, तुम इतने वर्षों तक चुप क्यों रहे? रामू बोला, मेरे पूर्वजों ने यह वादा किया था कि जब तक कोई नीतिपरायण राजा नहीं आएगा ये रहस्य बाहर नहीं आएगा। लेकिन अब महल में कुछ लोग हैं जो इस तहखाने को ढूंढ रहे हैं। वे इसे बेचकर राज्य को तोड़ना चाहते हैं। बीरबल का माथा ठनका। कौन लोग? रामू बोला, दरबार के भीतर के ही 2 सदस्य, एक मंत्री और एक सेनापति। बीरबल को अब समझ आया कि रामू हर रात क्यों गायब हो जाता था। वो इस जगह की सुरक्षा कर रहा था। बीरबल ने कहा, अब मैं हर कदम सोच समझ कर उठाऊंगा। मुझे सबूत चाहिए कि मंत्री और सेनापति इसमें शामिल हैं। रामू बोला, कल रात दोनों इसी जगह आने वाले हैं। वे सोचते हैं कि मुझे इस जगह का पता नहीं। अगर आप मेरा साथ दें तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। बीरबल ने योजना बनाई। मैं कल रात बादशाह को एक बहाने से महल से बाहर भेज दूंगा। मंत्री और सेनापति को आमंत्रण भेजूंगा, एक गुप्त खजाने की खोज के बहाने, और फिर हम उन्हें पकड़ेंगे। अगली रात सब योजना के अनुसार हुआ। मंत्री और सेनापति नीचे आए। रामू छिपा रहा। बीरबल ऊपर के कमरे में छुपा था। जैसे ही मंत्री ने संदूक की ओर हाथ बढ़ाया, रामू बाहर आया। रुक जाइए, ये खजाना देश का है, आपकी जेब का नहीं। मंत्री चौंका। तुम? एक नौकर हमें रोकेगा? सेनापति ने तलवार निकाली। हमें कोई नहीं रोक सकता।
बीरबल ने दरवाजा बंद कर दिया और धीरे से कहा, अब ये महल का दरबार नहीं, ये न्याय की जगह है। दोनों को पकड़ लिया गया, लेकिन तभी अचानक दीवार का एक पत्थर हिला और एक और गुप्त दरवाजा खुला। वहां से किसी की पदचाप सुनाई दी। बीरबल, रामू और दोनों अपराधी जैसे ही बाहर निकले, एक परछाई उनके पीछे से गुजरी। रामू चौंका, ये असंभव है। बीरबल ने पूछा, कौन? रामू ने धीरे से कहा, वो मेरी परछाई नहीं थी, वो मेरे पूर्वजों में से किसी की आत्मा थी, जो इस रहस्य की अंतिम चाबी है। बीरबल की आंखें गहरी हो गई। तो क्या यह रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ? रामू ने कहा, नहीं, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि जो व्यक्ति उस रात हमारे पीछे से निकला, वो शायद कोई और था। उस रात महल के ऊपर बिजली गिरी, कई पुरानी दीवारें हिल गई, खजाने के कमरे की एक और गुप्त दीवार खुली, जिसमें शायद असली रहस्य छुपा था। लेकिन वह दीवार किसने खोली और क्यों? क्या मंत्री और सेनापति अकेले थे या कोई और भी शामिल था? क्या रामू सच में सिर्फ एक रक्षक था या उसके इरादों में भी कोई चाल थी? और बीरबल, क्या वो अब भी सब पर भरोसा कर पा रहे थे? बीरबल ने जैसे ही तहखाने के उस नए खुले द्वार की ओर देखा, उनके मन में कई आशंकाएं उभरने लगी। रामू की आंखें फटी की फटी रह गई थी। मंत्री और सेनापति पहले ही बेहोश हो चुके थे, शायद डर से या फिर अचानक गिरी बिजली के असर से। दीवार के पीछे खुला वो मार्ग अब पूरी तरह अंधेरे में था, लेकिन उससे आती हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे मिट्टी और कुछ जला हुआ मिला हो। रामू ने धीमे स्वर में कहा, यह रास्ता मेरे पूर्वजों ने नहीं बनाया, यह किसी और का रास्ता है। बीरबल ने धीरे से कहा, तो क्या इस महल के नीचे सिर्फ तुम्हारे पूर्वजों का ही रहस्य नहीं है? दोनों ने मशालें जलाईं और उस नए गुप्त मार्ग में प्रवेश किया। यह रास्ता अन्य तहखानों की तरह व्यवस्थित नहीं था। यहां की दीवारें कच्ची थी, जैसे ये जल्दबाजी में खुदाई की गई हो। रास्ते के अंतिम छोर पर एक छोटा सा कक्ष मिला। वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। बक्से के ऊपर उर्दू और संस्कृत में कुछ लिखा था। जहां सत्य छिपा हो, वहां न्याय का नाम भी अनाथ होता है। रामू ने धीरे से कहा, यहां कुछ बहुत पुराना और छुपाया गया था, शायद जिसे जानने का अधिकार न मुझे है न आपको। बीरबल ने बक्सा खोला। भीतर कुछ नहीं था, सिवाय एक वस्त्र के टुकड़े के, जिस पर अकबर की मुहर लगी हुई थी। बीरबल अचंभित रह गए। ये कैसे हो सकता है? ये तो सम्राट अकबर की राजकीय मुहर है, लेकिन ये वस्त्र कई दशकों पुराना लगता है। क्या ये कोई जाली चीज है? रामू ने वस्त्र को ध्यान से देखा और बोला, नहीं, ये असली है। मेरे पूर्वजों की एक बात याद है, जिसे राजा समझा गया, वो हमेशा राजा नहीं था। बीरबल चौंक गए। तुम कहना क्या चाहते हो, रामू? रामू बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि सम्राट अकबर असली नहीं है, लेकिन कभी कभी इतिहास की परतों में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें भुला दिया गया हो, जानबूझकर। बीरबल को अब यह मामला केवल चोरी, विश्वासघात या षड्यंत्र का नहीं लग रहा था। ये इतिहास को बदलने की कोशिश थी। तभी उन्होंने देखा, उसी बक्से में एक और पत्र था, एक बहुत पुराना पत्र। उस पर लिखा था, इस पत्र को केवल वही पढ़ सकता है जिसने सत्य को कभी झूठ से बचाया हो। बीरबल ने वो पत्र पढ़ा। उसमें किसी तीसरे व्यक्ति का जिक्र था, एक ऐसा नाम जो न मंत्री था, न सेनापति, न रामू। नाम था सादिक बेग। रामू स्तब्ध रह गया। सादिक बेग? ये नाम मैंने वर्षों पहले अपने दादा से सुना था। उन्होंने कहा था, अगर कभी ये नाम दोबारा उभरे तो समझ लेना वो लौट आया है। बीरबल ने गहरी सांस ली। क्या सादिक बेग जीवित है? रामू ने धीरे से सिर हिलाया। अगर वो जीवित है तो वो इसी महल में कहीं है, और शायद आजाद भी। बीरबल को उस रात की परछाई याद आई जो तहखाने के पीछे से गुजरी थी। वे दोनों उसी ओर भागे जहां रास्ता मुड़ता था। वहां जमीन पर पैरों के ताजा निशान थे,
कई मोड़ों के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दीवार पर कोई गीली उंगलियों से लिखा हुआ प्रतीत होता था, मैं लौट आया हूं। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो? रामू ने कांपती आवाज में कहा। यह सादिक बेग की लिखावट है। वो तो हमारे पुरखे कहते थे, साया बन चुका था। भूत नहीं, लेकिन कोई जो मरकर भी जिंदा रह गया हो। बीरबल ने निर्णय लिया कि अब अकबर को यह सब बताना होगा, लेकिन इस रहस्य को बिना प्रमाण उजागर करना जोखिम भरा होगा। उसी रात वे महल लौटे। मंत्री और सेनापति को एक गुप्त कक्ष में बंद कर दिया गया। कोई जानता भी नहीं था कि वे कहाँ है। बीरबल ने सम्राट से मिलने का समय मांगा। जब वे पहुंचे, अकबर मुस्कुराए। कुछ दिन से तुम बहुत व्यस्त हो बीरबल। किस राज की खोज में लगे हो? बीरबल ने धीरे से जवाब दिया। एक ऐसा राज जो शायद राजाओं को भी नहीं बताया गया, या जो जानकर राजा भी चुप रह गए। अकबर का चेहरा पल भर को कठोर हो गया। तुम किनका नाम ले रहे हो? बीरबल ने केवल इतना कहा, सादिक बेग। अकबर ने अपनी जगह से खड़े होकर धीरे से कहा, वो नाम केवल दो लोगों को पता था, एक मैं और एक जिसने मेरी जान बचाई थी। बीरबल चौंक गए। अब बीरबल और रामू को समझ आने लगा था कि सादिक बेग सिर्फ एक ऐतिहासिक नाम नहीं, बल्कि वर्तमान खतरे का नाम था। एक रात जब बीरबल अपने कक्ष में दस्तावेज देख रहे थे, एक कागज उड़कर उनके पास गिरा। उस पर लिखा था, तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते बीरबल, क्योंकि मैं अब भी सबके बीच हूं। लेकिन जब समय आएगा, मैं सामने आऊंगा, और तब तुम्हें यह तय करना होगा कि इतिहास किसके पक्ष में लिखा जाएगा। बीरबल ने रामू को बुलाया और कहा, अब हमें महल के भीतर ही सादिक बेग की खोज करनी होगी। हो सकता है वो किसी दरबारी के वेश में हो, या शायद किसी सैनिक के। अब हर व्यक्ति संदिग्ध है। रामू ने कहा, मेरे पास एक यंत्र है, एक खास पत्थर जो सादिक बेग के रक्त के संपर्क में बना था। वो जब भी पास होगा, ये गर्म हो जाएगा। बीरबल ने कहा, तो हमें हर उस जगह जाना होगा जहां दरबार लगता है, और देखना होगा कि कब वो पत्थर गर्म होता है। अगले 3 दिन वे चुपचाप दरबार के हर सदस्य के पास से गुजरे, हर रात जांच करते रहे। तीसरी रात को वो पत्थर अचानक गर्म हो गया। वो भी एक साधारण, शांत, वर्षों से वफादार दरबारी के पास। नाम था शफीक अली। जब उन्होंने शफीक अली को अकेले में बुलाया और पत्थर उसके सामने रखा, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बीरबल ने कहा, हमें पता है तुम कौन हो या किसके उत्तराधिकारी हो। ये मत सोचो कि चुप रहकर तुम बच सकोगे। शफीक अली ने सिर उठाया और धीरे से कहा, अगर तुम मुझे पहचान गए हो, तो अब ये मत भूलो, सच्चाई हर किसी को नहीं बताई जाती, खासकर जब वो सच्चाई सिंहासन को हिला सकती है। बीरबल ने रामू की ओर देखा। तो क्या हम सादिक बेग से बात कर रहे हैं, या उसके बेटे से? शफीक अली चुप रहा। अभी तक कोई कबूलनामा नहीं था, कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था, लेकिन शक गहराता जा रहा था। महल के कई दरबारी अब एक एक कर लापता होने लगे। कोई नहीं जानता कहाँ गए। रामू और बीरबल को अब समझ आया, खतरा तहखाने में नहीं, महल के सबसे ऊंचे हिस्से में छुपा है। सवाल अब यह नहीं था कि सादिक बेग कौन है, सवाल था वो कब वार करेगा। दरबार में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन बीरबल की आंखें अब हर चेहरे को शक की नजरों से देख रही थी। पिछले कुछ हफ्तों में कई दरबारी लापता हो चुके थे। शफीक अली, जो वर्षों से दरबार में था, अब अचानक संदेह के घेरे में आ गया था। रामू ने पत्थर को फिर से चुपचाप शफीक अली के सामने ले जाकर देखा। वो फिर गर्म हो गया। बीरबल ने सोचा, क्या ये वही व्यक्ति है जो वर्षों से सादिक बेग के नाम पर छुपा बैठा है, या ये सिर्फ एक भ्रम है? बीरबल ने उससे गुप्त रूप से मिलने की योजना बनाई। महल के एक सुनसान कोने में आधी रात के समय बीरबल और रामू शफीक अली से मिले। बीरबल ने बिना भूमिका के पूछा, क्या तुम सादिक बेग हो? शफीक अली मुस्कराया, पर कुछ नहीं बोला। रामू ने फिर पत्थर उसकी हथेली पर रखा।
पत्थर फिर गर्म हो गया। शफीक अली बोला, सिर्फ नाम जानने से क्या होता है बीरबल जी? असली सवाल है, अगर मैं वही हूं तो आप क्या करेंगे? बीरबल शांत रहे। फिर उन्होंने पूछा, तुम दरबार के वफादार माने जाते रहे हो, फिर ये सब क्यों? शफीक अली का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। क्योंकि वफादारी और चुप्पी एक ही चीज नहीं होती। कभी कभी कुछ सच्चाइयां इतनी भारी होती है कि उन्हें कह देने से राज गिर सकते हैं। शफीक अली ने एक पुरानी अंगूठी बीरबल को सौंपी। ये अंगूठी मेरे पूर्वजों की है। इस पर वही मुहर है जो अकबर की थी, पर इसे बनाने वाले का नाम किसी इतिहास में दर्ज नहीं किया गया। रामू ने हैरानी से कहा, तो तुम सिर्फ सादिक बेग के वंशज नहीं, शायद उस गाथा का केंद्र हो जिसे इतिहास से मिटा दिया गया। शफीक अली ने सिर झुका लिया। बीरबल ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? उत्तर मिला, सिर्फ इतना, सच को वो जगह मिलनी चाहिए जो झूठ को मिली है। बीरबल ने तय किया कि अब अकबर से फिर एक गुप्त बैठक की जाए। उन्होंने रात में महल के उद्यान में मुलाकात की। बीरबल ने बिना भूमिका के पूछा, क्या आप जानते हैं कि शफीक अली कौन है? अकबर ने कुछ पल चुप रहकर कहा, जानता हूं। बहुत पहले से। बीरबल चौंक गए। अकबर बोले, उसके पूर्वजों ने मेरे पिता की जान बचाई थी। बदले में उन्हें वचन मिला, उनका सच कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर वो अब सामने आ रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जिसे अब छिपाना पाप होगा। बीरबल ने देखा, सम्राट का चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में कोई भय नहीं। उस रात शफीक अली महल से गायब हो गया। रामू के यंत्र ने अब किसी और की ओर संकेत देना शुरू कर दिया। अगले दिन सेनापति के कक्ष से आग की लपटें उठीं। वहां कोई नहीं मिला, सिवाय एक और मुहर के और एक पर्ची के। जिसे तुमने सादिक समझा, वो सिर्फ चेहरा था। असली कहानी अभी बाकी है। बीरबल और रामू अब समझ चुके थे, सादिक बेग सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार था। शायद वो एक नाम नहीं, एक पहचान थी, जिसे जरूरत के समय कोई भी ओढ़ सकता है। बीरबल ने गुप्त रूप से कुछ वफादार दरबारियों की बैठक बुलाई, जिनमें कवि, गणितज्ञ, रसोई प्रमुख और पुस्तकालयाध्यक्ष शामिल थे। वहां उन्होंने एक प्रश्न रखा, अगर कोई इतिहास की परत में छिपा सच सामने लाना चाहे तो क्या उसे रोका जाना चाहिए? बहस छिड़ गई। कोई बोला, राज्य की स्थिरता सर्वोपरि है। कोई बोला, सच सामने आए, चाहे जैसे भी। किसी ने कहा, झूठ पर खड़ी नींव कितनी मजबूत हो सकती है? इस बहस से बीरबल ने एक बात समझी, राज्य को सच चाहिए, पर सच का ढंग भी जरूरी है। बीरबल ने अब एक योजना बनाई। उन्होंने महल में एक सच्चाई सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी दरबारी, महल के प्रमुख और अकबर स्वयं आमंत्रित थे। इस सभा में बीरबल ने सार्वजनिक रूप से एक कथित ऐतिहासिक दस्तावेज पढ़ा, जो सादिक बेग के वंश की गाथा कहता था, लेकिन नामों को छुपाया गया था। लोग चुप थे और अंत में बीरबल ने पूछा, यदि ये कहानी सच हो तो क्या इस गाथा को इतिहास में जगह मिलेगी? अकबर खड़े हुए और बोले, सच को दबाना असली गद्दारी है। अगर ये कहानी सच है तो इसका स्थान दिलों में नहीं, इतिहास में होना चाहिए। सभा के बाद बीरबल के पास एक गुप्त संदेश आया, तुम्हारी सभा ने दरवाजा खोल दिया है, पर क्या तुम जान पाओगे कि किसने उसे बंद किया था? नीचे दस्तखत था। एसबी रामू के पास पत्थर अब शांत था। अब वो गर्म नहीं होता। बीरबल सोचने लगे, क्या अब परछाई गायब हो गई या वो कहीं और से देख रही है? रामू अब महल का नियमित सेवक नहीं था। उसे एक नई भूमिका दी गई, इतिहास संरक्षण अधिकारी। शफीक अली का कोई नामो निशान नहीं था। शायद वो अब कहीं और नई पहचान के साथ था, या शायद वापस वही चला गया जहां से आया था। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने अब भी सब कुछ समझ लिया है? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहां पनाह, अब बस समझना शुरू किया है। महल शांत था, लेकिन दीवारों पर अब भी कुछ परछाइयां चलती दिखती थी। क्या वो सादिक बेग की थी?
या किसी और की जो अगली गाथा लिखने को तैयार बैठा है? महल की दीवारें फिर से शांत थी, लेकिन बीरबल जान चुके थे कि ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने जो देखा और जाना, वो उनके अब तक के अनुभवों से परे था। सादिक बेग, शफीक अली, वो रहस्यमयी अंगूठी, पुरानी गाथाएं और अकबर की रहस्यमयी चुप्पी। रामू अब महल के इतिहास संरक्षण विभाग में था, लेकिन उसका चेहरा बार बार किसी गहरी उलझन में डूबा दिखाई देता। बीरबल ने एक रात उससे पूछा, क्या बात है रामू? लगता है तुम अब भी किसी अनकहे डर में हो। रामू ने बहुत धीमे स्वर में कहा, सरकार, मुझे लगता है शफीक अली जो छोड़ गया है वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। एक रात महल के पुस्तकालय में एक पुरानी किताब का हिस्सा खुला मिला, जिसमें सादिक बेग का जिक्र नहीं था, लेकिन बार बार एक और नाम लिखा था, असद उल्ला खां। रामू ने फौरन पहचान लिया। ये नाम मेरे दादा ने एक बार डरेड्रे से लिया था। कहा था, सादिक से भी खतरनाक था असद। बीरबल ने किताब के पन्ने उल्टे। एक जगह लिखा था, असद उल्ला खां, जिसे सिंहासन का छाया वारिस कहा गया। बीरबल को अब बात समझ आने लगी थी। रामू, हमने सादिक बेग को खतरे का चेहरा माना, लेकिन शायद वो असद उल्ला का शत्रु था या उसका शिकार। अगर असद अब भी जीवित है, रामू बीच में बोल पड़ा, तो असली खेल अब शुरू होगा। अकबर ने कुछ दिन से बीरबल से दूरी बना रखी थी। न आमंत्रण, न कोई गोपनीय आदेश। बीरबल को यह असामान्य लगा। एक रात उन्होंने अकेले ही अकबर से मिलने की ठानी। सिंहासन कक्ष में पहुंचते ही उन्होंने देखा सम्राट अकेले बैठे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बीरबल पास पहुंचे, दस्तावेज छिपा लिया गया। बीरबल ने चुपचाप पूछा, क्या ये असद उल्ला से संबंधित है? अकबर ने उन्हें देखा, फिर कहा, तुम कुछ ज्यादा ही तेजी से समझ रहे हो। बीरबल, तो क्या आपने उसे देखा है? बीरबल ने आगे पूछा। अकबर की आंखें शून्य में टिक गई। एक रात एक छाया मेरे कक्ष में आई थी। कोई आवाज नहीं, कोई पदचाप नहीं। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, तैयार रहो, फिर गायब हो गया। इसी बीच रामू ने एक अजीब बात नोट की। महल के रसोई विभाग से रात के समय किसी के आने जाने के निशान मिलने लगे। बीरबल ने स्वयं एक रात वहां निगरानी की। आधी रात के बाद एक नकाबपोश व्यक्ति भीतर गया। उसके हाथ में एक थैला था और वो सीधे महल के दक्षिणी दीवार की एक दरार में घुस गया। बीरबल ने रामू के साथ उसका पीछा किया। वहां एक संकीर्ण सुरंग थी जो किसी पुराने कक्ष में खुलती थी। ये कक्ष खाली था, लेकिन दीवारों पर कुछ वाक्य उकेरे गए थे। अगर राजा सो जाए तो परछाइयां जागती है, खून से नहीं, वारिस से बदलता है राज्य। बीरबल के मन में आया, क्या यह सिंहासन पर कब्जे की योजना है? एक सुबह बीरबल को एक गुप्त पत्र मिला। उस पर कोई नाम नहीं था, बस लिखा था, जो असद को खोजता है वो खुद को खो बैठता है। पत्र के साथ एक मोहर लगी थी, वही शाही मुहर जो सादिक की अंगूठी पर थी, लेकिन इस बार उसमें तलवार का चिन्ह भी जुड़ा था। बीरबल समझ गए, ये कोई चेतावनी नहीं, चुनौती थी। रामू अब पहले से अधिक सतर्क और गंभीर हो चुका था। उसने बीरबल से कहा, सरकार, मैंने एक नक्शा खोजा है जो बताता है कि महल की नींव के नीचे एक और तहखाना है जिसे वारिस गृह कहा गया था। बीरबल, वारिस गृह? ये नाम पहले कभी नहीं सुना। रामू, क्योंकि ये कभी लिखा नहीं गया, सिर्फ बताया गया था पीढ़ियों तक। ये जगह सिर्फ उसी के लिए थी जो राज्य का असली उत्तराधिकारी होता। बीरबल बोले, तो क्या असद उल्ला वहां गया है? रामू, या शायद वहीं से आ रहा है। दोनों ने रात में उस तहखाने तक पहुंचने की योजना बनाई। वहां पहुंचना आसान नहीं था। कई पुराने जाल, सीलन, टूटे पत्थर और साबित बिच्छुओं का डर। पर अंततः वे वहां पहुंचे। वहां एक शिलालेख था। जिसने रक्त से उत्तराधिकार लिया हो, उसे ये गृह स्वीकार नहीं करेगा।
भीतर एक विशाल सिंहासन नुमा पत्थर था, लेकिन उस पर बैठना किसी को मान्य नहीं था। दीवार पर लिखा था, जिस दिन असली वारिस लौटेगा, ये पत्थर खून पीने लगेगा। बीरबल कांप उठे। ये सिर्फ प्रतीक नहीं, ये एक चेतावनी है। वापस लौटने पर उन्हें पता चला कि दरबार में एक नया आगंतुक आया है। नाम बताने से इनकार किया, लेकिन दस्तावेज दिखाए जिसमें दर्ज था कि वो सम्राट हुमायूं के समय के गुप्त राजकुमार के वंश से है। उसका चेहरा शांति से भरा था, पर उसकी आंखों में आग थी। बीरबल ने पूछा, आपका नाम? उसने मुस्कुराकर कहा, असद, बस असद। और फिर वो सीधा अकबर के समक्ष गया। दरबार में फिर एक बार सन्नाटा था। बीरबल चुप खड़े थे। रामू की हथेली में पत्थर फिर से गर्म हो गया। क्या ये वही असद है जिसे इतिहास ने छुपा रखा था, या कोई और जो अब इतिहास लिखने आया है? और असली वारिस कौन? अकबर, सादिक, या ये असद? सिंहासन किसका है और फैसला कौन करेगा? अकबर के दरबार में एक नया चेहरा था, और उसके साथ एक नई हवा भी चली थी। असद, जो खुद को हुमायूं के समय के गुप्त राजकुमार का वंशज बताता था, अब महल में हर किसी के ध्यान का केंद्र बन चुका था। वो किसी भी दरबारी से ज्यादा शांत और गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बीरबल की नजर से छुप नहीं सका। बीरबल ने उसे कई बार गौर से देखा। वो भी असद की तरह चुप था। न तो वो किसी से ज्यादा बातें करता, और न ही किसी से सीधे संपर्क करता। जब अकबर ने उसे दरबार में बुलाया और उसे सम्मानित किया, तो उसकी चुप्पी ने बीरबल को और भी अधिक सतर्क कर दिया। उस रात बीरबल ने सोचा कि वो असद से मिलने की कोशिश करेगा। वो जानता था कि असद ने दरबार में कदम रखा था, लेकिन उसकी असल मंशा क्या थी, ये किसी को नहीं पता था। क्या वो सच में अकबर का सच्चा उत्तराधिकारी था, या फिर वो सिर्फ एक छद्म था जो किसी बड़े खेल का हिस्सा था? रात के समय बीरबल ने असद के कक्ष की ओर रुख किया। महल में हर जगह शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक हलचल थी, जैसे वो किसी खतरनाक सत्य से रूबरू होने जा रहे थे। असद का कक्ष अंधेरे में डूबा हुआ था, और उसके अंदर की हवा में कुछ था जो सामान्य नहीं लग रहा था। बीरबल ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर असद एक किताब पढ़ रहा था। वो बीरबल को देखकर मुस्कराया और फिर किताब को बंद कर दिया। क्या आप मुझसे कुछ पूछने आए हैं, बीरबल? उसने धीरे से कहा। बीरबल को उसकी आवाज में एक ठंडक महसूस हुई। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आप यहां क्यों आए हैं। अकबर ने आपको क्यों बुलाया? असद की आंखों में एक गहरी चमक आई। वो उठकर बीरबल के पास आया और धीरे से कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि क्यों? क्योंकि मैं वही हूं जिसे इतिहास से मिटा दिया गया था। मैं वो हूं जिसका नाम कभी याद नहीं रखा गया। बीरबल को अब समझ में आने लगा था कि असद सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो एक गूढ़ रहस्य था। उसने आगे पूछा, क्या तुम सच में अकबर के उत्तराधिकारी हो? असद चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, उत्तराधिकारी? शायद, लेकिन मुझे ये साबित करने की जरूरत नहीं है। इतिहास कभी सही नहीं होता। जो कुछ भी हमने खो दिया है, वो कभी वापस नहीं आता। कुछ दिन बाद महल के गुप्त कक्षों में अजीब घटनाएं होने लगी। रात्रि के समय एक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो बीरबल ने इसे महल की पुरानी दीवारों का असर समझा, लेकिन फिर वो आवाजें अधिक तेज होने लगी। रात के अंधेरे में दरबार के कई प्रमुख सदस्य अचानक गायब हो गए थे। हर कोई डर के साए में जीने लगा था। बीरबल ने तय किया कि वो इस रहस्यमय गूंज का पीछा करेगा। एक रात बीरबल और रामू ने मिलकर उस रहस्यमय कक्ष की ओर रुख किया जहां से ये आवाजें आती थी। कक्ष के अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई और उनके साथ हो। वो कक्ष महल के सबसे गहरे हिस्से में था। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जिनमें एक युवक और एक महिला की छायाएं दिखाई दे रही थी, जो एक गुप्त दरवाजे की ओर इशारा कर रही थी।
रामू ने एक पुरानी किताब में उन चित्रों के बारे में पढ़ा। उसमें लिखा था, जो इस दरवाजे को खोलेगा वो इतिहास से जुड़े किसी गहरे सच का सामना करेगा। कक्ष की दीवारों में छुपे इस दरवाजे को खोजते हुए बीरबल और रामू ने महसूस किया कि यह कोई सामान्य कक्ष नहीं था, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा था। दरवाजा खोलते ही उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। अंदर एक अंधेरी सुरंग थी जो महल के नीचे तक जाती थी। बीरबल और रामू ने वो सुरंग तय करने का मन बनाया, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए उन्होंने देखा कि सुरंग के अंत में कुछ खून के धब्बे थे। हर कदम पर खून के धब्बे बढ़ते जा रहे थे। अंत में वे एक कक्ष में पहुंचे जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए हो? ये आवाज असद की थी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बीरबल और रामू हड़बड़ाते हुए कक्ष के अंदर पहुंचे। कुछ दूर जाकर उन्हें असद का शव पड़ा मिला और उसकी आंखों में एक खौफनाक खालीपन था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके शरीर पर एक अजीब सी मुहर लगी हुई थी जो बीरबल ने पहले कभी नहीं देखी थी। बीरबल अब पूरी तरह से उलझन में था। क्या असद सच में अकबर का उत्तराधिकारी था, या फिर उसे मारकर कोई और उसका स्थान लेने वाला था? क्या यह पूरी घटना एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी? बीरबल ने तुरंत अकबर को इस बारे में सूचित किया। अकबर ने बेहद गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असद ने मेरी पहचान और साम्राज्य को चुनौती दी थी, और मैं जानता था कि वो एक दिन ये सब कुछ करेगा। लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो एक नए युद्ध की शुरुआत हो सकती है। हमें तैयार रहना होगा। असद अब महल में नहीं था, लेकिन उसकी साजिशें अभी खत्म नहीं हुई थी। बीरबल जानता था कि महल के भीतर कुछ और रहस्य छिपे हुए थे। क्या असद का शव असल में असद था, या वो किसी और की चाल का हिस्सा था? क्या अकबर सच में अपने सिंहासन पर बने रहेंगे, या कोई और उसे छीनने के लिए तैयार है? महल में अब एक गहरी सन्नाटा छा गया था। असद की रहस्यमय मौत ने सभी को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया था। बीरबल ने इस घटना को महल के अंदर एक गहरी साजिश के रूप में देखा, लेकिन वो जानता था कि असद का मरना इस खेल का अंत नहीं था, बल्कि ये तो शुरुआत भर था। अकबर की स्थिति अब और भी अधिक पेचीदा हो गई थी। सम्राट की सत्ता को छीनने की कई कोशिशें हो चुकी थी, लेकिन अब यह तो तय था कि किसी ने भी ये कोशिश एक साजिश के तहत की थी। महल में अचानक हो रही घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि कोई न कोई छुपा हुआ हाथ है जो कर्तव्य और अधिकार को अपने तरीके से मोड़ना चाहता है। बीरबल इस दुविधा में था कि अब क्या किया जाए। क्या उसे ये सब एक भूल समझकर भूल जाना चाहिए, या फिर अपने कदमों को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए इस गहरी साजिश का पर्दाफाश करना चाहिए? वो जानता था कि यदि इस गहरे रहस्य को उजागर नहीं किया गया तो महल में अनिश्चितता और अशांति बढ़ती जाएगी। बीरबल ने निर्णय लिया कि वो इस रहस्य का हल निकालेगा, लेकिन अकेले नहीं। वो रामू, जो पहले की तरह अब भी परेशान था, के साथ एक योजना तैयार करने की सोच रहा था। बीरबल और रामू ने मिलकर एक योजना बनाई। दोनों ने महल के कुछ पुराने दस्तावेजों को खंगाला जो पहले किसी ने ठीक से नहीं देखे थे। इन दस्तावेजों में अकबर के शाही परिवार के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसे पहले छिपाकर रखा गया था। बीरबल को लगा कि इस दस्तावेज में कोई अहम राज छिपा हो सकता है। दस्तावेज के अनुसार अकबर के राजवंश में एक और उत्तराधिकारी था। वो एक छुपा हुआ व्यक्ति जो किसी कारणवश अपनी पहचान छुपाकर रखा गया था। उस व्यक्ति का नाम अलाउद्दीन था और वो अकबर के असली भाई का बेटा था। इस जानकारी से बीरबल का दिल धड़कने लगा। क्या असद वही अलाउद्दीन था जिसे इतिहास ने दबा दिया था? बीरबल ने बिना देर किए इस नई जानकारी के साथ अकबर से मुलाकात की। अकबर ने इस खबर को गंभीरता से लिया, लेकिन वो बहुत शक्की था।
क्या वह सच में किसी और को अपना उत्तराधिकारी मान सकता था? और क्या उसे ये खतरा मोल लेना चाहिए? अकबर और बीरबल के बीच गहरी बातचीत के बाद सम्राट ने निर्णय लिया कि वो इस विवाद को सुलझाने के लिए एक अंतिम कदम उठाएगा। वो दरबार के सभी प्रमुख लोगों को बुलाकर एक सभा आयोजित करने वाले थे। सभा में सबको ये बताना था कि सिंहासन का वास्तविक वारिस कौन है और कौन इसे पाने का हकदार है। सभा का दिन आया। महल के दरबार में सभी दरबारी और मंत्री जमा हुए थे। अकबर ने बीरबल को सामने लाकर कहा, बीरबल ने आज हमारे इतिहास के एक अंधेरे पहलू को उजागर किया है। अब यह समय है कि हम जाने कि कौन वास्तव में इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी है। बीरबल ने संजीदगी से कहा, सम्राट, हमारे सामने जो सच्चाई है वो हमारी नजरों से बची हुई थी। अब हमें यह तय करना है कि हमें किसे चुनना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे साम्राज्य का भविष्य सुरक्षित रहे। अकबर ने आगे कहा, यह समय है कि हम केवल खून और नाम नहीं, बल्कि अपने साम्राज्य के भले के लिए सही उत्तराधिकारी का चयन करें। लेकिन तभी सभा में एक चौंकाने वाली घटना हुई। दरबार के एक मंत्री ने उठकर कहा, यदि आप हमसे पूछते हैं तो हम नहीं चाहते कि इस युद्ध में कोई और शामिल हो। अकबर की ताजपोशी से पहले ही हमारे साम्राज्य में बहुत कंफ्यूजन था। यह समय है कि हम एक नई दिशा में कदम बढ़ाएं और हमें पुराने उत्तराधिकारियों से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। ये एक तीव्र विरोध था। मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो अकबर के उत्तराधिकारी की स्थिति पर पुनः विचार करना चाहते थे। ये बीरबल के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वो जानता था कि ये विरोध पूरी साजिश का हिस्सा था। लेकिन क्या ये सही था? सच में मंत्री और कुछ प्रमुख दरबारी वह थे जो इस पूरी साजिश के पीछे थे। बीरबल ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक रणनीति थी जिसे कई वर्षों से योजना बनाई जा रही थी। उन दरबारियों ने असद, अलाउद्दीन के माध्यम से अकबर के सिंहासन को चुनौती दी थी, ताकि अंततः वे खुद उसे हथिया सकें। बीरबल ने सभी को एकत्र करके पूरी साजिश का खुलासा किया। उन्होंने साबित किया कि यह साजिश किसी और की नहीं, बल्कि दरबारियों की थी जो सिंहासन पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने ये भी बताया कि असद का असली उद्देश्य कभी सिंहासन नहीं था, बल्कि महल के भीतर अपने प्रभाव को बढ़ाना था। सभी घटनाओं के बाद अकबर ने ठान लिया कि वो अपने साम्राज्य को किसी की साजिशों से नहीं बचने देंगे। उन्होंने अंततः सिंहासन पर अपनी स्थिति को और मजबूत किया और उन दरबारियों को बाहर कर दिया जो उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। अकबर ने बीरबल को अपनी दरबारी में उच्चतम सम्मान दिया और उसे धन्यवाद कहा। बीरबल ने सबको समझाया कि असली शक्ति किसी राजवंश में नहीं, बल्कि लोगों की सेवा में होती है। उसे ये समझ में आ गया कि राजनीति में एक सच्चा वारिस वो नहीं होता जो नाम से उत्तराधिकारी हो, बल्कि वो होता है जो अपने लोगों के लिए काम करता है और उनके भले के लिए सोचता है। अकबर ने फिर एक अंतिम संदेश दिया जो आज भी हर किसी के दिल में गूंजता है। सिंहासन पर बैठे का असली वारिस वो नहीं जो खून से है, बल्कि वो है जो अपने काम और ईमानदारी से इस सिंहासन को सही दिशा देता है। महल में शांति वापस आई और बीरबल ने अपना काम पूरा किया। इस बार किसी और के पीछे साजिश नहीं थी, क्योंकि अब वो जान चुके थे कि असली ताकत अंत में हमेशा सत्य और न्याय में होती है। और इस तरह बीरबल और आलसी नौकर की कहानी खत्म होती है, एक ऐसे समय में जब सच्चाई और न्याय की ताकत को समझा गया था और बीरबल की सूझबूझ से एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ था।